नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में यानी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें बगावत का सिलसिला उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गया है। शुरू पहले से ही था लेकिन वो सतह पर अब दिखाई भी पड़ने लगा है, मूर्त रूप लेने लगा है। इस तरह से कि उपचुनाव जो 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, वहां एक सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी ने उन 10 सीटों पर अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारी नियुक्त करने का मतलब यह है कि वहां तैयारियों के लिए कह दिया गया है कार्यकर्ताओं से। इसका मतलब है कि वो इन 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है, चुनाव लड़ना चाहती है, उम्मीदवार उतारना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी रणनीति पिछले करीब 1 महीने से ये तैयार कर रही कि कैसे वहाँ चुनाव लड़ना है, कैसे तैयारियां की जानी है। प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, मंत्रियों की ड्यूटी सारी सीटों पर 10 सीटों पर लगाई गई हैं। लेकिन अब गठबंधन के सहयोगी भी उन सीटों पर सीधे तौर पर चुनौती देते दिखाई पड़ रहे हैं। प्रभारियों की नियुक्ति ये बता रही है कि इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दलों का तालमेल नहीं है। राज्य सरकार की नीतियों पर तो सवाल दूसरी पार्टियों ने भी उठाए, संजय निषाद ने भी उठाए, लेकिन सीधे तौर पर चुनाव में चुनौती देने की ये शुरुआत संजय निषाद की निषाद पार्टी ने की है। संजय निषाद राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। और दूसरी ओर महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरह से राजनीति हो रही है और इस राजनीति में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का भी जो एक बयान आया है, उसके बाद इस मामले में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी यानी सत्तारूढ़ दल आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि बेटी बचाओ बेटी का नारा नहीं चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की घटना पर, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई घटना, उस पर उन्होंने दुख जताया है। अब उस पर उन्होंने टिप्पणी की है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि इस टिप्पणी की ज़रूरत नहीं थी राष्ट्रपति को करने की, क्योंकि इस तरह की घटनाएं दूसरी जगहों पर भी हो रही हैं और तब उनका इस तरह का कोई बयान नहीं आया। इसी बात पर कई राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने दी है, दूसरे कई दलों के नेताओं ने भी दी है और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर इस पर कहा है, साफ तौर पर कहा है कि महिलाओं को प्रोटेक्शन नहीं बल्कि भय मुक्त वातावरण चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में लिख रहे हैं कि हमारी महिलाओं के साथ हुआ कोई भी अन्याय असहनीय है, पीड़ादायक है और घोर निंदनीय है। हमें बेटी बचाओ नहीं, बेटी को बराबरी का हक सुनिश्चित करो चाहिए। यानी उन्होंने इस बात को कहा है कि ये चीज़ होनी चाहिए। महिलाओं को संरक्षण यानी प्रोटेक्शन नहीं, भय मुक्त वातावरण, सेफ्टी चाहिए। देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं। हर दिन 22 अपराध ऐसे हैं जो हमारे देश के सबसे कमज़ोर दलित आदिवासी वर्ग की महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दर्ज होते हैं। अनगिनत ऐसे अपराध हैं जो दर्ज ही नहीं होते, डर से, भय से, सामाजिक कारणों के चलते। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के भाषणों में कई बार महिला सुरक्षा पर बात कर चुके हैं, पर उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ रोकथाम हो। उल्टा उनकी पार्टी ने कई बार पीड़िता का चरित्र हनन भी किया है, जो शर्मनाक है। हर दीवार पर बेटी बचाओ पेंट करवा देने से क्या सामाजिक बदलाव आएगा या सरकारें व कानून व्यवस्था सक्षम बनेगी? क्या हम प्रिवेंटिव कदम उठा रहे हैं? क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधरा है? क्या समाज के शोषित और वंचित अब एक सुरक्षित वातावरण में रह पा रहे हैं? एक लंबा ट्वीट उन्होंने किया है और लिखा है कि संविधान ने महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा है। इन अपराधों को रोकना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम सबको एकजुट होकर समाज के हर तबके को साथ लेकर इसके उपाय तलाशने होंगे।
यानी महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने जो बात कही है, उनके कहने का मतलब ये है कि इस पर महिलाओं के साथ कोई दया की जरूरत नहीं है, उनको एक भयमुक्त वातावरण चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, ये सबकी ड्यूटी है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस तरह का बयान आज बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने भी दिया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि इस पर, इस तरह के मामले पर जो संवेदनशील मामले हैं, इन पर किसी तरह की राजनीति करने की बजाय उस पर सभी को मिलकर, सभी राजनीतिक दलों को मिलकर एक गंभीर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है, मायावती ने अपने ट्वीट में, कि देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में, तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा और फर्रुखाबाद जिले आदि में भी मासूम बच्चियों, नाबालिग और महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या व आत्महत्या आदि की हो रही घटनाएं अति दुखद व चिंताजनक। केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी होना बंद हो, न कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यही समय की मांग है तथा यही महिलाओं के हित में भी है। यह बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट है। दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी इस तरह के बयान दिए हैं और कहा है कि ये ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए और ये केवल एक जगह की घटना है, ऐसी घटनाएं तमाम जगहों पर हो रही हैं और अगर इन पर राजनीति की जाती है तो जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिलेगा, ये कम नहीं होंगी। तो अब ये मुद्दा जिस पर ये बात हो रही है कि पश्चिम बंगाल में की घटना को लेकर, कोलकाता की घटना को लेकर जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है और उस पर महामहिम राष्ट्रपति का भी जो एक टिप्पणी आई है, बयान आया है, उन्होंने दुख जताया है एक विशेष घटना को लेकर, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह की जो अमानवीय घटनाएं हैं, क्या उनको राजनीतिक निगाह से ही देखा जाना चाहिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, सारे दलों के नेताओं को और इसमें राष्ट्रपति जी का इस तरह से उसमें उतर आना, एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे उनका बयान भी कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है या राजनीति की झलक उसमें दिखाई पड़ रही है। हाँ, बिल्कुल समीर जी, राजनीति की झलक साफ साफ दिखाई पड़ रही है। झलक क्या, बल्कि राजनीति ही कर रही हैं राष्ट्रपति महोदया। और ये 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि कोई राष्ट्रपति इस तरीके से खुलकर किसी मसले पर राजनीतिक अपनी बात जो है वो रख रहा है। तो ये बहुत एक तरीके से कहा जाए कि गंभीर चिंता है। राष्ट्रपति अगर मान लीजिए हमारी भयभीत हैं तो ये तो इस राष्ट्र के लिए बड़ा खतरनाक बात है कि जब 56 इंच का छाती वाला प्रधानमंत्री जिस देश में हो और वहाँ की राष्ट्रपति भयभीत हैं, तो ये तो सीधे सीधे मुझे लगता है केंद्र सरकार के ऊपर राष्ट्रपति ने सवाल उठा दिए हैं कि राष्ट्रपति अगर भयभीत हैं तो क्यों भयभीत हैं राष्ट्रपति। ये सवाल तो उठ रहा है कि राष्ट्रपति क्यों भयभीत हैं। हालांकि इसको राष्ट्रपति के भयभीत होने को लेकर लोगों ने तमाम तरीके से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने भी इस पर हमला बोला है और पार्टियों ने भी हमला बोला है और सवाल पूछे गए कि राष्ट्रपति आखिर भयभीत क्यों हो, राष्ट्रपति हाथरस पर क्यों नहीं बोली, राष्ट्रपति मणिपुर पर क्यों नहीं बोली, राष्ट्रपति बदलापुर पर क्यों नहीं बोली। इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं बहुत सारे। लेकिन राष्ट्रपति का चिंतित होना जो है वो इस देश के अंदर समीर जी एक तरीके की नई राजनीति जो है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोग जो हैं वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, इसकी तरफ इशारा है। बिल्कुल, राज्यपालों पर, राज्यों के राज्यपालों पर तो इस तरह के सवाल लगातार उठते ही रहे हैं। यहाँ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी लगातार वहाँ की सरकार के विरोध में बातें करते रहे, दूसरे राज्यों के राज्यपालों पर भी सवाल उठते रहे। राज्यपालों का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है, लेकिन अब जब राष्ट्रपति भी इसमें इस तरह के बयान दे रही हैं जिससे कहा जा रहा है कि वो राजनीति से प्रेरित बयान है, तो निश्चित तौर पर ये एक गंभीर मुद्दा है और इसमें जो तमाम राजनीतिक दलों की टिप्पणी है उनका यही कहना है कि इस तरह की घटनाएं बहुत सी जगहों पर हो रही हैं, उन राज्यों में भी हो रही हैं जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, जहां विपक्षी दलों की सरकारें हैं, यानी जो भाजपा से अलग दलों की सरकारें हैं, इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, एनडीए की सरकारें नहीं हैं। पर इसमें राजनीति की बजाय इसे एक मानवीय मुद्दे की तरह से लेना चाहिए और एक किसी विशेष घटना का जिक्र करके इस पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट अभी हमने दिखाया, उनका भी यही कहना है कि ये एक जगह नहीं बल्कि वो तमाम जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और अगर इन पर राजनीति होती रही तो ये घटनाएं रुकेंगी नहीं बल्कि और ज़्यादा ये बढ़ेंगी ही। तो जाहिर तौर पर ये एक जो महिला सुरक्षा का ये मुद्दा है, इसे लेकर राजनीतिक, एक तरफ राजनीति हो भी रही है और दूसरी तरफ
सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इसका फिर सलूशन क्या है? आपको क्या लग रहा है कि इस पर राजनीति रुकेगी अमलेंदु जी, या राजनीति अभी और होती रहेगी, जिस तरह से अब महामहिम राष्ट्रपति का भी बयान आया है? देखिए, राष्ट्रपति जिस तरीके से कूदी है समीर जी इसमें, अब तो इसका मतलब कि राजनीति इस पे और ज़्यादा होगी। और कल जो बीजेपी की पूर्व सांसद हैं लॉकेट चटर्जी, उनका बयान बार बार सोशल मीडिया पर और तमाम जो नेशनल मीडिया कहा जाता है उस पर वो बार बार प्रसारित हो रहा था कि वो सरकार को कुछ करना है कर ले, हम इसको करते रहेंगे। यानी कि इस पर राजनीति जो हो रही है वो चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी एक गंभीर मसले का राजनीतिकरण करती रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कह रहे हैं कि मोदी जी और उनकी पार्टी जिस तरीके से पीड़िताओं का चरित्रहनन करती रही है, उनकी पार्टी का ये रवैया शर्मनाक है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना, बहुत लंबा ट्वीट है, आपने उसका एक हिस्सा पढ़कर सुनाया, चूँकि हम पूरा एक सीमा होती है यहाँ पढ़ने की, तो उसको पूरा पढ़ के नहीं सुना सकते, दिखा हमने पूरा दिया। अखिलेश यादव ने भी कल समीर जी 2 ट्वीट किए, और एक जो फर्रुखाबाद में घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कल पहले जो एक ट्वीट किया, वो ट्वीट हम जब पढ़ के सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्रुखाबाद में 2 महिलाओं की संदिग्ध मौत के मामले में भाजपा सरकार की चुप्पी विचलित करने वाली है। शायद इसकी दोहरी वजह है, एक तो भाजपा का स्त्री विरोधी कुविचार व रवैया, और दूसरा उनका दलित होना। समाजवादी पार्टी इस संदर्भ में एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर सांत्वना के साथ साथ इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएगी। भाजपा सरकार से जनता को कोई भी उम्मीद शेष नहीं बची है। भाजपा जब भी महिलाओं के मुद्दे उठाती है तो उसके पीछे केवल और केवल राजनीतिक फायदा होता है, इसलिए वो विपक्ष शासित राज्यों में आवाज़ उठाती है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में महिला अपराधों के मामले में मुंह, आंख, कान, नाक और नैतिकता के सभी दरवाजे बंद करके बैठ जाती है। #नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने कल शाम को ट्वीट किया था। और कल रात में भी समीर जी उन्होंने एक ट्वीट किया है, और वो एक वीडियो जो है वो उन्होंने उसको पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव ने, जिसमें वो जो फर्रुखाबाद की जो घटना है उसका जो बच्चियों का जो पिता है वो अपनी कुछ बात बता रहा है कि किस तरीके से अंतिम संस्कार करने के लिए लाशें थे, उनकी जो शव जो थे वो नहीं दिए गए। और उसमें लिखते हैं अखिलेश यादव कि आनंद फानंद में किए गए अंतिम संस्कार का लक्ष्य क्या सबूत मिटाना है, ये प्रश्न हाथरस से लेकर फर्रुखाबाद तक भाजपा के कुशासन का पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी कि अब भाजपा का जो कुशासन है समीर जी जगह जगह, उसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी कोलकाता की आरजी कर मेडिकल जो कॉलेज है उसकी घटना का जिस तरीके से राजनीतिकरण कर रही है, उसमें जो उस महिला को न्याय दिलाने का मसला था वो पीछे छूट गया है, और भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति जो है वो उस पर हावी हो गई है। अब वहाँ का जो आंदोलन था उससे एक तो वहाँ के जो छात्र संगठन है उन्होंने अपने को अलग कर लिया कि भाजपा के साथ वो नहीं है। दूसरा जो समीर जी जो कल भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया, उसका जो हड़ताली डॉक्टर्स थे उन्होंने समर्थन नहीं किया, वो उसमें साथ में भारतीय जनता पार्टी की नहीं आए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो आग में घी डालने का काम कर रही थी और उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही थी, उसको एक तरीके से वहाँ के डॉक्टर्स ने भी विफल कर दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अब ओछी राजनीति जो है वो सामने खुल करके आ रही है, विपक्ष का ऐसा आरोप है। जी बिल्कुल अमलेंदु जी, जब 2 दिन पहले वहाँ ये मार्च किया गया था राज्य सचिवालय की ओर और उसे छात्र परिषद ने आयोजित किया था, उसके हिंसक हो जाने की खबरें आई। कहा गया कि वहाँ उन लोगों ने जो प्रदर्शन में शामिल थे, लोग मार्च कर रहे थे, उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थरबाजी की, उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज किया। बाद में ये आरोप लगे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता शामिल थे। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया में आए, सामने आए, दिखाई पड़ा। उसी घटना के विरोध में कल का बंगाल बंद बुलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और जाहिर सी बात है कि उसमें जो इस तरह की हिंसक ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिसे होना चाहिए था वो हिंसक होने लगा। इसी वजह से तमाम छात्र संगठनों ने और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने शायद उससे अपने को अलग किया होगा, ताकि वो शांतिपूर्ण मार्च करना चाह रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल तो राजनीति करेंगे, ये बातें हैं। लेकिन ये मसला बहुत गंभीर है कि इस तरह की घटनाओं पर जो राजनीति की जा रही है और राजनीतिक रूप से उसको देखा जा रहा है, प्रतिक्रिया दी जा रही है और खामोशी अपनाई जा रही है। यानी जहां बीजेपी सरकार शासित राज्य सरकार होंगी, राज्य होंगे, वहां कितनी भी दर्दनाक घटना हो जाए, वहां पर अगर नहीं बोलती है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, उसके महिला नेता, युवा नेता, तो जाहिर सी बात है कि इसके पीछे निश्चित तौर पर किसी को न्याय दिलाना नहीं, पीड़ित महिला को, उसके परिजनों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि इसके जरिए अपनी राजनीतिक जो अपनी कोशिश है उसको पूरा करना है।
इस मामले में अब जिस तरह से बयान आ रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का हो या फिर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का हो, अखिलेश यादव का हो, तमाम दूसरे नेताओं ने भी ये बयान दिया है। राहुल गांधी का भी एक बयान इस पर आया हुआ है कि भाजपा सरकार में न्याय की उम्मीद करना भी गुनाह है। कमजोरों और वंचितों के खिलाफ गंभीर से गंभीर घटनाओं में भी जिनकी प्राथमिकता न्याय नहीं अपराध छिपाना हो, उनसे कोई क्या ही उम्मीद करे। फर्रुखाबाद में हुई घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवार के साथ प्रशासन का ऐसा रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर ये सब कब तक सहन किया जा सकता है? एक समाज के रूप में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा भारत की हर बेटी का अधिकार है और न्याय हर पीड़ित परिवार का हक। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और ये फर्रुखाबाद की जिस घटना का बार बार जिक्र हो रहा है, चाहे उस पर बीएसपी नेता मायावती ने कहा हो, चाहे अखिलेश यादव ने कहा हो या फिर राहुल गांधी, बहुत ही गंभीर घटना है अमलेंदु जी। और इस घटना को लेकर दो लड़कियों की जो सहेलियां थी, उनकी बॉडी मिली पेड़ से लटकते हुए। कहा जा रहा है कि उनको मारा गया है परिजनों का, लेकिन उसको जो पुलिस बता रही है या प्रशासन बता रहा है, उसको कुछ और बता रहा है। पीड़ित लड़कियों के परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इस बात पर भी सवाल उठाए हैं कि उन्हें बिना बताए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस तरह की घटनाएं पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में कई जगह हुई हैं, जो बहुत एक चर्चित घटना थी हाथरस की, वहां भी ऐसा हुआ था। और इसी वजह से उस मामले में उसने एक व्यापक आक्रोश का रूप ले लिया था। अब इस घटना पर बीजेपी के नेताओं के अगर बयान नहीं आ रहे हैं, वो इस पर नाराजगी नहीं जता रहे हैं, प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सरकार को नहीं घेर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें वो खामोश क्यों हैं। लेकिन वही लोग पश्चिम बंगाल में जाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। इस बात की अब जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी इस पर बयान आया, वो एक गंभीर राजनीतिक मसला बनता चला जा रहा है। और इस पर जो तमाम नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, उनका यही कहना है, खासकर इसमें हम जिक्र करेंगे बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का, जिन्होंने कहा है साफ तौर पर कि इसे राजनीति से परे होकर देखना होगा, अन्यथा इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। तो अमलेंदु जी, ये बिल्कुल सही बात है, चूंकि अगर अखिलेश यादव के ट्वीट को भी देखें या राहुल गांधी के ट्वीट को भी देखें, तो वो बार बार फर्रुखाबाद की घटना का जिक्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन लोगों ने बंगाल की घटनाओं पर सबने चिंता जताई है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी उस पर चिंता जताई है। बावजूद इसके उसे एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश हो रही है। अब जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि वहाँ के छात्र संगठन उस चीज से, उसके प्रदर्शन से, उसके विरोध से अपने को अलग कर रहे हैं, जिस तरह से वहां भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो इसका मतलब ये बात स्पष्ट हो गई है कि वो विरोध या वो प्रदर्शन, जो कुछ भी नाराजगी वहां दिखाई जा रही है, उसके पीछे राजनीति ही एक बड़ा कारण है, किसी को न्याय दिलाना नहीं। जी बिल्कुल समीर जी, और इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष इसको सवाल उठा रहा है। और कल राष्ट्रपति ने जो अपना वक्तव्य जारी किया, उस वक्तव्य को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं, तमाम लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में ही जो घटना हो गई, उसको लेकर जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा, उसको लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक और मायावती तक जो है, सब इस पर सवाल उठा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार की जो उत्तर प्रदेश प्रशासन की जो कार्रवाई है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और बीजेपी से सवाल उठ रहा है कि आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है, लेकिन आपको ना मणिपुर दिखता है, ना आपको उत्तर प्रदेश दिखता है, ना उत्तराखंड दिखता है, ना आपको बदलापुर महाराष्ट्र दिखता है, ना आपको वलसाड गुजरात दिखता है। तो ये सवाल जो है उनसे उठाए जा रहे हैं। यानी समीर जी, अब इस मुद्दे का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण कर रही है, उसको लेकर अब राजनीतिक सवाल ही भारतीय जनता पार्टी से भी अब पूछे जाने लगे हैं कि आप इतनी ओछी राजनीति क्यों कर रहे हो। विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है जी। और देश की जनता जो है वो भी अब ये सोच रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी बंगाल में ही इतनी उद्वेलित क्यों है, बंगाल में ही क्या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बाकी और जगह नहीं हो रही हैं। सवाल यहाँ बंगाल की सरकार का या ममता बनर्जी का बचाव करना कतई नहीं है। सवाल ये है कि ऐसी घटनाओं पे विरोध सिलेक्टिव नहीं हो सकता, ये देख करके नहीं हो सकता कि कहाँ किसकी सरकार है, कहाँ कौन अपराधी है। अपराधी मेरा या आपका नहीं हो सकता, मेरी पार्टी का या आपकी पार्टी का नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है, वो चाहे किसी दल से जुड़ा हो, चाहे किसी जाति और धर्म का हो। लेकिन अगर हमारा विरोध का नज़रिया जो है ये सिलेक्टिव हो जाएगा कि अगर हमारी जाति का अपराधी है तो हम उसके लिए खामोश रहेंगे, या हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ अपराधी है तो हम उसके लिए खामोश रहेंगे, और दूसरी पार्टी या दूसरी जाति या दूसरी धर्म का है तो हम उस पर आप बबूला हो जाएंगे, तो फिर ये सिलेक्टिव चीज़ें जो है वो फिर
सवालों के घेरे में आएंगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का या राष्ट्रपति मुर्मू का जो कल का वक्तव्य है कोलकाता की आरजी कार घटना को लेकर के, वो सवालों के घेरे में आ रहा है। जी बिल्कुल, और यही सवाल सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस वक्तव्य पर भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने मणिपुर की घटना पर क्या इसी तरह आपको आघात लगा था, आप आहत हुई थी? दूसरे राज्यों में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, क्या उसमें भी आहत हुई हैं? जाहिर सी बात है कि ये सवाल, अगर एक घटना को लेकर उन्होंने अपनी आपत्ति जताई या पीड़ा जताई है, तो जाहिर तौर पर उसी तरह की विभत्स घटनाएं बहुत सारी जगहों पर हुई हैं, लगातार हो रही हैं, तो उस पर भी चिंता जतानी चाहिए। या तो फिर समग्र रूप से उनको ये कहना चाहिए, जिस तरह से बीएसपी नेता मायावती का ट्वीट आया है, एक बार हम फिर उसको देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने तमाम घटनाओं पर चिंता जताई है और पीड़ा जताई है, और ये कहा है साफ तौर पर कि यदि हम इन्हें राजनीतिक चश्मे से देखना बंद करेंगे तभी इन पर रोक लग सकती है, लगाम लग सकती है, अन्यथा नहीं। मायावती लिखती हैं, देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में, तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा और फर्रुखाबाद जिले आदि में भी मासूम बच्चियों, नाबालिग व महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या व आत्महत्या आदि की हो रही घटनाएं अति दुखद व चिंताजनक। केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी होना बंद हो, न कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यही समय की मांग है तथा यही महिलाओं के हित में भी है। उनका ये बयान बिल्कुल, यद्यपि वो खुद भी एक पार्टी की नेता हैं और कई बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन बिल्कुल ये बयान ये दिखा रहा है कि वो राजनीति से अलग हटकर, उस पर ना उन्होंने सिर्फ बोला है बल्कि ये भी कहा है कि अगर इसको हम राजनीतिक रूप से देखना बंद नहीं करेंगे तब तक इस पर लगाम नहीं लग सकती है। इसके लिए ज़रूरत यही है कि इस पर राजनीति बंद की जाए और इसका राजनीतिक तरीके से विश्लेषण न किया जाए, विरोध और खामोशी न जताई जाए। ये इस जो बंगाल की, पश्चिम बंगाल की घटना है, कोलकाता की घटना, उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे प्रधानमंत्री के उस नारे को लेकर आपत्ति जताई है कि हम बेटी बचाओ की बात क्यों करते हैं। बेटियों को बचाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें संरक्षण चाहिए, उनको सेफ्टी, सुरक्षा चाहिए और उन्हें उस तरह का माहौल चाहिए, एक इकोसिस्टम चाहिए, कानून व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए ताकि उन्हें कोई खतरा महसूस ना हो, उन्हें कोई डर महसूस ना हो। तो इसमें इस तरह के नारे से कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि एक माहौल बनाना होगा जो ज़रूरत है और देश की ज़रूरत है और सभी राज्यों के लिए। ऐसा नहीं कि वो केवल किसी एक राज्य की बात कर रहे हैं और किसी एक जगह की। तो जाहिर तौर पर ऐसी अमानवीय घटनाएं अगर राजनीतिक चश्मे से देखी जाएंगी तो उन पर लगाम लग पाना शायद मुश्किल होगा। बिल्कुल समीर जी, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप इस तरीके की घटनाओं को अगर राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपका समर्थन और विरोध दोनों सिलेक्टिव हो जाएंगे। और ऐसी घटनाओं पे अगर आपका समर्थन और विरोध सिलेक्टिव है तो आपकी चिंता फिर उस अपराध के अपराधियों को सजा दिलाना नहीं और पीड़िता को न्याय दिलाना नहीं होती है, फिर आपका मकसद पूरी तरीके से राजनीति करना होता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है ये शुद्ध राजनीति है और ओछी राजनीति एक तरीके से इसको कहा जा सकता है, जो कि विपक्ष कह भी रहा है कि ये ओछी राजनीति है। आपको बंगाल दिख रहा है, बाकी आपको उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं पड़ रहा, महाराष्ट्र दिखाई नहीं पड़ रहा, गुजरात दिखाई नहीं पड़ रहा, जहाँ सब कुछ ये हो रहा है, उत्तराखंड दिखाई नहीं पड़ रहा। फर्रुखाबाद की जो घटना है समीर जी, वो अब काफ़ी तूल पकड़ रही है। प्रियंका गांधी, बहुत ही भयावह घटना है, वो भयावह घटना है। प्रियंका गांधी ने भी उसी वीडियो को पोस्ट किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसको अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने पोस्ट किया। और प्रियंका गांधी जो लिख रही है वो लिख रही हैं कि इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं। क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? आगे वो लिखती हैं कि फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस हो, उन्नाव हो या फर्रुखाबाद, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, महिलाएं या जो भी कमज़ोर हैं वे न्याय की आशा छोड़ दें?
ये प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं और उन्होंने वो वीडियो पोस्ट किया है। क्योंकि वो वीडियो पे एक कॉपीराइट का मसला है, उसको हम दिखा नहीं सकते, वरना हम वीडियो भी दिखाते कि उस लड़कियों का पिता जो है वो क्या बात कह रहा है कि किस तरीके से शवों को निपटाने की जल्दी जो है वो वहाँ का प्रशासन दिखा रहा है। तो ये सवाल जो उठे समीर जी, और जो लिख रही है प्रियंका गांधी कि हाथरस हो, उन्नाव हो या फर्रुखाबाद, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है, तो क्या आप दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब, महिलाएं या जो भी कमजोर है वे न्याय की आशा छोड़ दें? इसी तरीके से समीर जी, कल एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, और जो उमंग सिंघार हैं वहाँ मध्य प्रदेश में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने उसको ट्वीट किया। जीतू पटवारी ने भी, जो वहाँ के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने ट्वीट किया। फिर वो काफ़ी ज़्यादा वो ट्वीट हुआ कि जीआरपी के थाने में एक महिला पदाधिकारी, मतलब एक महिला अधिकारी जो हैं, और वो पुलिस के जो जीआरपी के कर्मचारी हैं, वो एक दादी और पोते को, दादी के सामने पोते को, पोते के सामने दादी को बेरहमी से पीट रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और उस पर जब सवाल उठे तो जो वहाँ के डीवाईएसपी हैं उसके जीआरपी के, उनका वक्तव्य सुबह मैं देख रहा था कि वो आया कि वो कह रहे हैं कि ये जो वीडियो वायरल हुआ उसमें किसी ने अभी शिकायत नहीं की है, जब शिकायत इसमें कोई करेगा तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। यानी कि आप ये इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ भी ये आ रहा है कि वो दोनों जो थे वो दलित थे, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या दलितों के साथ इसी तरीके का व्यवहार होगा। उमंग सिंघार जो, उन्होंने भी सवाल किया, जीतू पटवारी ने भी किया, तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर। जब अफसरों का बयान इस तरह से आ रहा है कि जब कोई शिकायत आएगी तब कार्रवाई करेंगे, इस स्थिति में वो गरीब और दलित और कमजोर लोग शिकायत कर पाएंगे? ये अपने बहुत बड़ा सवाल। इसीलिए खड़गे जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का शर्मनाक कारनामा, जो वो कह रहे हैं कि पीड़िता के जो है आप उसका चरित्र हनन करने की कोशिश करते हैं ऐसे मसलों में, और मोदी जी और उनकी पार्टी का ये शर्मनाक कारनामा है। तमाम घटनाओं का जो सिलसिलेवार जिस तरीके से लोग हवाला दे रहे हैं समीर जी, वो इसी तरीके का हवाला दे रहे हैं। और खड़गे जी का जो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये शर्मनाक कारनामा, इसी की तरफ इंगित करता है कि देखिए आपकी एक डीवाईएसपी जो है वो ये कह रहा है कि अभी उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आई है, शिकायत आएगी तब उस पर कार्रवाई करेंगे। यानी वीडियो वायरल हो रहा है, वैसे किसी का वीडियो वायरल हो जाए समीर जी इस तरीके का, तो पुलिस तुरंत संज्ञान ले लेती है, मुकदमा कायम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तो अब सोशल मीडिया पॉलिसी आ गई है कि अगर आपने जो है राष्ट्र विरोधी कोई बात लिखी तो आपको उम्र कैद तक की सजा हो जाएगी। तो जब ये पॉलिसी आ गई है उत्तर प्रदेश में, तो ये पॉलिसी क्या सोशल मीडिया यूजर्स के ऊपर ही रहेगी? ये जो इस तरह की चीज़ें इन पे लागू नहीं होगी ये पॉलिसी। तो ये सवाल आप उठ रहे हैं। हालांकि अब ठीक है भाई, शासन प्रशासन है, कुछ भी तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन इस पर सवाल उठ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के साथ साथ मध्य प्रदेश का कटनी का जीआरपी का मसला भी अब बड़ा होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कोलकाता को लेकर कितना भी ऊधम मचाती है, कुछ भी करती रहे, लेकिन अब सवाल पूरे देश के अंदर इस तरह की जो घटनाएं उनको लेकर हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को भी धन्यवाद दिया जा सकता है कि अगर वो कोलकाता का मसला इस तरीके से ना उठाते तो शायद दूसरे जगहों के मसले भी इस तरीके से फिर तेजी से ना उठते। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि चाहे वो महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे गरीबों के साथ, दलितों के साथ, किसी के भी साथ अगर इस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हों, तो ये बहुत ही चिंता की बात है, गंभीर बात है और एक शर्मनाक स्थिति है। राज्यों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है, हमारी अपनी संस्कृति पर सवाल उठाता है, बहुत सारे सवाल उठाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर बात और सबसे ज्यादा जो दुखद बात है वो ये कि इन घटनाओं को अगर हम राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस पर अगर अब ये विरोध शुरू हो रहा है, इस पर चर्चा हो रही है कि इन्हें हम राजनीतिक रूप से न देखें बल्कि इन सारी घटनाओं को अमानवीयता के रूप में देखें, कि कैसे इसको केवल एक ये देखें कि अपराध किस पर हो रहा है और अपराध कौन कर रहा है। यानी पीड़ित और अपराधी के लिहाज से अगर देखें तभी इन घटनाओं को दूर किया जा सकता है, इन पर रोक लगाई जा सकती है, इनको कम किया जा सकता है। अन्यथा चाहे जितना कानून बना दिए जाए, चाहे जितनी कड़ी सजा कर दी जाए, ऐसी घटनाएं नहीं रुक पाएंगी, क्योंकि अगर उस पर राजनीति हो रही है तो जाहिर सी बात है इन स्थितियों में जो अपराधी हैं उनको बचाने की भी कोशिश होगी और ऐसा होता भी है। वो कई जगह दिखा है, चाहे वो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का मसला हो, चाहे और जगहों पर हो, उन्नाव की घटना हो, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति अपने राजनीतिक दलों से संबंध रखते थे और वो सत्तारूढ़ पार्टियों के नेता थे, जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कई जगह नहीं हुई, और बहुत दबाव में अगर हुई भी तो उस मामले को कमज़ोर करने की कोशिशें की गई। तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन लगातार इस पर राजनीति होती जा रही है। और ये इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि ये घटनाएं निर्भया की घटना के बाद जो कानून बने थे तमाम सख्ती
लागू की गई थी, बहुत सारे अपराधों में सज़ा बढ़ाई गई थी। इतनी सारी कोशिशों के बावजूद उस तरह की न जाने कितनी अमानवीय घटनाएं आए दिनों हो रही हैं और देश के हर कोने में हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य में, किसी दो राज्य में हो रही हों। तो ये बहुत गंभीर मसला है जिस पर अब राजनीतिक दलों की ये जो टिप्पणियां आ रही हैं, और ख़ास तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस टिप्पणी के बाद जो उन्होंने कोलकाता की घटना को लेकर जताई है, चिंता जताई है, पीड़ा जताई है, अब उनसे भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर आप दूसरी घटनाओं के संदर्भ में क्यों मौन थी, उस पर आपने क्यों कोई बयान नहीं दिया, आपको क्यों पीड़ा महसूस नहीं हुई। खासकर मणिपुर का जिक्र किया जा रहा है अमलेंदु जी, और तमाम तस्वीरें पोस्ट करते हुए लोग, धुंधली तस्वीरें पोस्ट करते हुए द्रौपदी मुर्मू से, राष्ट्रपति से ये सवाल पूछ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू से भी सवाल पूछे जा रहे हैं समीर जी, और भारतीय जनता पार्टी से पूछे जा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू से सवाल अब इसलिए पूछे जा रहे हैं, राष्ट्रपति महोदया से इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति महोदया का भी सिलेक्टिव चिंता जो है वो एकदम से जागृत हो गई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर देश की राष्ट्रपति ये कह रही है कि वो बहुत भयभीत है, तो फिर 140 करोड़ जनता कैसे जिएगी फिर, अगर राष्ट्रपति हमारी भयभीत है। बिल्कुल, तो राष्ट्रपति अगर भयभीत है तो पूरी दुनिया में क्या संदेश जाएगा। महिला भी है, वो महिला भी है, खुद भी महिला है। तो राष्ट्रपति अगर भयभीत है तो ये तो बड़ा सवालिया निशान जो है इस देश के ऊपर लगा दिया है राष्ट्रपति ने। और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी राष्ट्रपति है, 56 इंच के, वो तो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति ने सीधे सीधे मोदी जी के उस नारे की देश सुरक्षित हाथों में उसकी हवा निकाल दी, क्योंकि मोदी जी का कहना है देश सुरक्षित हाथों में, राष्ट्रपति हमारी भयभीत है। तो ये इसको लेकर सवाल उठा है। तो खड़गे जी ने भी जो कहा है समीर जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है एक बार फिर खड़गे जी का हम लोग ट्वीट पढ़ के सुना देते हैं, क्योंकि खड़गे जी ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। खड़गे जी कहते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ कोई भी अन्याय के साथ हुआ कोई भी अन्याय असहनीय है, पीड़ादायक है और घोर निंदनीय है। हमें बेटी बचाओ नहीं, बेटी को बराबरी का हक सुनिश्चित करो चाहिए। महिलाओं को संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं, भयमुक्त वातावरण सेफ्टी चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 43 अपराध रिकॉर्ड होते हैं। हर दिन 22 अपराध ऐसे हैं जो हमारे देश के सबसे कमज़ोर दलित आदिवासी वर्ग की महिलाओं व बच्चों के खिलाफ दर्ज होते हैं। अनगिनत ऐसे अपराध हैं जो दर्ज ही नहीं होते, डर से, भय से, सामाजिक कारणों के चलते। प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के भाषणों में कई बार महिला सुरक्षा पर बात कर चुके हैं, पर उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कुछ ठोस नहीं किया जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ रोकथाम हो। उल्टा उनकी पार्टी ने कई बार पीड़िता का चरित्र हनन भी किया है, जो शर्मनाक है। हर दीवार पर बेटी बचाओ पेंट करवा देने से क्या सामाजिक बदलाव आएगा या सरकारें व कानून व्यवस्था सक्षम बनेंगी। वो आगे लिखते हैं कि क्या हम प्रिवेंटिव कदम उठा पा रहे हैं। सवाल करते हैं कि क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सुधरा है, क्या समाज के शोषित व वंचित अब एक सुरक्षित वातावरण में रह पा रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि क्या सरकार और प्रशासन ने वारदात को छिपाने का काम नहीं किया है, क्या पुलिस ने पीड़िताओं का अंतिम संस्कार जबरन करना बंद कर दिया है ताकि सच्चाई बाहर ना आ पाए। हमें यह सोचना है कि जब 2012 में दिल्ली में निर्भया के साथ वारदात हुई तो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू हुई थीं। आज क्या उन सिफारिशों को हम पूर्णतः लागू कर पा रहे हैं। क्या 2013 में पारित सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट के प्रावधानों का ठीक ढंग से पालन हो रहा है, जिससे कार्यस्थल पर हमारी महिलाओं के लिए भय मुक्त वातावरण तैयार हो सके। संविधान ने महिलाओं को बराबरी का स्थान दिया है। आगे लिखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा है। इन अपराधों को रोकना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम सबको एकजुट होकर समाज के हर तबके को साथ लेकर इसके उपाय तलाशने होंगे। जेंडर सेंसिटाइजेशन करिकुलम हो या जेंडर बजटिंग वुमेन सेल्फ सेंटर्स हों या हमारे शहरों में स्ट्रीट लाइट्स और वुमेन वॉशरूम जैसी मूलभूत सुविधा या फिर हमारे पुलिस रिफॉर्म्स हों या जुडिशियल रिफॉर्म्स, अब वक्त आ गया है कि हम हर वो कदम उठाएं जिससे महिलाओं के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित हो सके। समीर जी, ये चिंता साफ तौर पे जो खड़गे जी व्यक्त कर रहे हैं, ये महिलाओं के प्रति जो समाज का रवैया जिस तरीके से है और जो अपराध बढ़ रहे हैं महिलाओं के प्रति, उनका किस तरीके से निराकरण हो, समाज को किस तरीके से सुधार लाया जाए और शासन प्रशासन किस तरीके से जिम्मेदार बने और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार ना हो, इसके प्रति चिंता जाहिर करता है। लेकिन क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वक्तव्य जो है वो किसी भी तरीके से इन सारे मुद्दों को संबोधित करता है। राष्ट्रपति की चिंता सिर्फ बंगाल को लेकर के हो रही है, वो भयभीत बंगाल की एक घटना को लेकर के हैं। बाकी देश में और जो घटनाएं हो रही हैं उनके प्रति ना वो चिंतित हैं और ना भयभीत हैं। वो फर्रुखाबाद को लेकर भयभीत नहीं है, हाथरस को लेकर के भी भयभीत नहीं है, उन्नाव को लेकर के भी भयभीत नहीं है। ये विपक्ष का कहना है। कल पवन खेड़ा, सुप्रिया शिंदे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन दोनों ने ये सवाल उठाए।
ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए राष्ट्रपति के वक्तव्य को लेकर, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए, सबने इसको लेकर सवाल उठाए कि ये सिलेक्टिव चीज़ें जो हैं वो नहीं चलेंगी। और समीर जी, अगर भारतीय जनता पार्टी इसके ज़रिए बंगाल में कोई ये भूमिका व्यूहरचना रच रही है कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिस तरीके से उसकी ट्रोल आर्मी आज जुटी हुई है कि 1992 का वो दिया जा रहा है हवाला कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और हिमाचल और जो 3 सरकारें बर्खास्त की गई थी कि उनको बर्खास्त कर दिया था, तब कानून व्यवस्था का मसला था। वो कानून व्यवस्था का मसला था, ये घटना का मसला है। और उस कानून व्यवस्था में दंगे हुए थे और उन राज्य सरकारों की भूमिका उसको गिराने में थी, बाबरी मस्जिद को गिराने में थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दाखिल किया था। तो वो दूसरी परिस्थितियां थी, ये परिस्थितियां दूसरी हैं। तो इसको लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये अब चीज़ें सब सवालों के घेरे में। इस घटना की अगर बात की जाए तो इसमें जो तत्काल रूप से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, CBI भी जांच कर रही है। और अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार जल्दी ही बलात्कार को रेप को लेकर इस मामले में एक नया कानून बनाएगी। और दूसरी ओर अभी जो अमलेंदु जी जिक्र कर रहे थे कि जो कटनी की घटना है, मध्य प्रदेश की घटना है, बहुत ही विभत्स घटना है, उसको उस पे जिस तरह से एक महिला की और उसकी पोती की पिटाई हुई GRP के लोगों ने की, ये अपने आप में बहुत गंभीर घटना है। उस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का एक बयान आया है। सुनते हैं जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं। लेकिन वो घटना जिसने भी वो वायरल वीडियो है, बहुत से लोगों ने उसको देखा है, बहुत ये दिखा रहा है कि यहाँ गरीब और जो कह लीजिए कि कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ न्याय देने वाले लोग, सुरक्षा देने वाले लोग भी किस तरह से व्यवहार करते हैं। सुनते हैं एक बार जीतू पटवारी का, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, कटनी का जो घटनाक्रम है, थाने के अंदर एक 60 साल की महिला को कितनी बेरहमी से पीटा गया, इसलिए कि वो दलित थी। इसलिए 15 साल के अबोध बालक को इसलिए पीटा गया है कि क्या वो दलित परिवार का था। कैसा चेहरा बन गया है मध्य प्रदेश का कि जिसमें दलितों के अपराध की राजधानी बना दिया। मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री हैं और उनके कार्यकर्ता दलितों के चेहरे पे पेशाब करते हैं, उनको पेशाब पिलाते हैं, नंगा करके उल्टा करके मारते हैं, दौड़ा दौड़ा कर घसीट के मारते हैं। किस तरीके का मैसेज है ये मैसेज है कि पूरी खुली छूट है, दमन करो दलितों का। जो बीजेपी की असली सोच बाबा साहब अम्बेडकर के अगेंस्ट जाती है, उसी का तो कारण है कि उनके कार्यशैली में, उनके व्यवहार में, उनकी सरकार चलाने के तरीके में दलित दमन का कार्यशैली बन गई है। उनका ये GRP का कहना है कि पुलिस रिकॉर्ड था उसका, चोरी के कई मामले। मतलब पुलिस अगर चोरी के मामले थे भी तो माँ की क्या गलती थी, और चोरी के मामले थे भी तो अदालत का काम पुलिस करेगी, प्रशासन करेगा, कोर्ट का काम प्रशासन करेगा। अरे आपने FIR करनी थी उस महिला के खिलाफ जिसने इस बर्बरता को दर्शाया। वीडियो है, साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है, प्रमाण मिल गया। तो मुख्यमंत्री मौन क्यों है, सरकार चुप क्यों है, गृह मंत्री का क्या कर्तव्य बनता है, इन पर काम करना चाहिए। महिला का भी कहना है कि हमने कई बार शिकायत भी करी थी उस घटना के बाद, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो यही तो मूल मुद्दा क्या है, मुद्दा है दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी। ये एहसास कराता है कि इसमें दलितों की सुनवाई नहीं होती है। ये एक केस नहीं है, हजारों केस है। बोल रहे हैं 1 साल पुराना वीडियो है, तो 1 साल पुराना अपराध है तो अपराध समाप्त हो जाता है। 1 साल पहले किसी ने किसी की हत्या की तो वो गुनहगार नहीं रहता है। किस तरह के तर्क हैं ये? पुलिस प्रशासन का, रेलवे प्रशासन का ये तर्क ये एहसास कराता है कि और वो दलित विरोधी है। जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के। उस घटना को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है और ये कहा है कि किस तरह से सरकार वहाँ चला रही है। और मध्य प्रदेश सरकार भी अब कही जाती है बुलडोज़र सरकार, यानी वो तुरंत ही जो अपराधी होते हैं, दोषी होते हैं, कहीं से तय करने की, किसी अदालत से तय करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही FIR दर्ज होती है उनके घर बुलडोज़र चला जाता है। लेकिन उसी सरकार के अधिकारी ये कह रहे हैं कि उस घटना का वीडियो उन्होंने भी देखा है, लेकिन चूंकि किसी ने शिकायत नहीं दर्ज कराई है इसलिए अभी तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। सुनते हैं पुलिस अधिकारी उस मामले में क्या कह रहे हैं कटनी की घटना पर। देखिए, कुछ विभिन्न जो ग्रुप हैं सोशल मीडिया के, उसमें एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि ये GRP कटनी के अंतर्गत का मामला है और जिसमें महिला और एक बच्चे के साथ मारपीट की जा रही है।
प्रथम दृष्टया इसमें अभी हमारे पास शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और यदि किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो तथ्यों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो विभिन्न सोशल मीडिया में ये ट्वीट भी हुआ है कि एसपी जीआरपी द्वारा जो है ये लेख किया गया है कि जो अपराधी है उसके खिलाफ जो है लगभग 19 मामले पंजीबद्ध थे और तत्कालीन जो अभी वर्तमान में थाना प्रभारी हैं ट्वीट के द्वारा उनको हटाया गया है। ऐसा विभिन्न ग्रुपों में चल रहा है। सर जांच की भी सर बात करें। जांच के संबंध में ट्वीट एसपी रेल के द्वारा किया गया है कि किसी जीआरपी के डीएसपी को इसकी जांच दी गई है। तो ये है कटनी की घटना, बहुत ही भयावह घटना, बीभत्स घटना, जिसमें जिस तरह से जीआरपी के लोग एक गरीब महिला की और उसके पोते की पिटाई कर रहे हैं, पोती की पिटाई कर रहे हैं, उसका वीडियो वायरल हुआ और उस पर भी अब बड़े सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह की शासन व्यवस्था है, किस तरह की कानून व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, जिसे कहा जाता है कि वहाँ प्रचारित किया जाता है सरकार की ओर से ही कि वो बुलडोज़र सरकार है। ये बुलडोज़र सरकार की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से, योगी आदित्यनाथ की सरकार से, योगी आदित्यनाथ में, लेकिन अब उनकी सरकार भी तमाम मसलों पर घिरी हुई है। सहयोगी दल उसके तमाम मसलों पर उसको घेर रहे हैं और अब तो ये स्थिति ये आ गई है कि उपचुनाव में जो सहयोगी दल हैं वो भी अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को लेकर इतनी मुस्तैदी के साथ वहां काम कर रही है, रणनीति के साथ काम कर रही है, सीधे तौर पर वहां निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने ऑब्जर्वर वहां नियुक्त कर दिए हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो यहां पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने तैयारी करने के लिए कह भी दिया है। तो ये अब वहां एनडीए सरकार, जो एनडीए गठबंधन है, पूरी तरह से घटक दलों के बीच बिखराव की स्थिति उत्तर प्रदेश में ये दिखाई पड़ रही है। और जो इस तरह की अमानवीय घटनाएं हैं तमाम, चाहे वो फर्रुखाबाद की घटना हो, कोलकाता की घटना हो या और भी जगहों पर, महाराष्ट्र की कुछ जगहों पर इस तरह की जो घटनाएं आई हैं, कटनी की घटना है मध्य प्रदेश में, इसे लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इनका राजनीतिकरण किया जाना है ठीक है या फिर इनका कोई निदान, इनका कोई हल निकालना ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान के बाद जो उन्होंने कोलकाता की घटना पर पीड़ा जताई, उस पर अब सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने दूसरी घटनाओं के संदर्भ में इस तरह की बात क्यों नहीं कही, जबकि मणिपुर जैसी जगहों पर इससे भी ज़्यादा भयावह स्थितियां थीं और एक घटना नहीं, वहां पर कई ऐसी घटनाएं हुई। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक ऐसे मामलों में, ऐसे अमानवीय कृत्यों में राजनीति होती रहेगी, इस तरह की घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी। एक बार देखते हैं उन्होंने क्या ट्वीट में लिखा है और इस मामले में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को एक साथ इसकी निंदा करने की बात कही है। वो लिख रही हैं कि देश में कभी बंगाल, कभी महाराष्ट्र के बदलापुर, कभी बिहार में, तो कभी यूपी के कन्नौज, आगरा व फर्रुखाबाद जिले आदि में भी मासूम बच्चियों, नाबालिग व महिलाओं पर खासकर रेप, हत्या व आत्महत्या आदि की हो रही घटनाएं अति दुखद व चिंताजनक। केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं जल्दी होना बंद हों, न कि इसकी आड़ में राजनीति की जाए। यही समय की मांग है तथा यही महिलाओं के हित में है। बीएसपी नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये बात कही है। इस मामले में उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से एक साथ आकर और कोई सख्त कानून बनाने और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कही है और कहा है कि जब तक इस पर राजनीति नहीं रुकेगी तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। लेकिन राजनीति इस पर रुकती दिखाई नहीं पड़ रही है अमलेंदु जी, और लग रहा है कि अब ये जो आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि सिलेक्टिव तरीके से इस पर लोग खामोशी जता रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, तो आखिर ये क्या लग रहा है कि इसका कोई निदान हो पाएगा चाहे जितने भी सख्त कानून बना दिए जाए? देखिए समीर जी, कानून तो जैसा कि खड़गे जी ने कहा अभी कि कानून तो बना था निर्भया कांड के बाद जी, विशाखा समिति की रिपोर्ट्स भी लागू हुई थी, तो क्या वो आरजी का हॉस्पिटल में विशाखा समिति की रिपोर्ट्स नहीं थी, लागू नहीं थी? सवाल तो ये है। और कहाँ कहाँ वो रिपोर्ट्स लागू हुई है, क्या क्या उसके लिए किया गया? अब सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई कि वो उनके लिए टॉयलेट्स नहीं हैं अलग से और क्या क्या सब चीज़ें हैं,
उसी तरीके की चिंताएं मल्लिकार्जुन खड़गे भी जता रहे हैं कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और कार्यस्थल से अलग भी। समीर जी, आप देखिए कि एक तो जो बड़ा स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, उस पर अरबों रुपया खर्च किया गया, बताया गया स्वच्छ भारत अभियान हो गया और बहुत सारे शौचालय बन गए। क्या आज भी आप ये समझ सकते हैं कि 10 किलोमीटर पे जाकर के आपको कोई ऐसा पिंक टॉयलेट मिल जाएगा जहाँ महिलाएं जो है सुरक्षित तरीके से जाकर के जाके अपना कर सकें? क्या आपको है? नहीं है ना। तो जब इस तरीके की चीज़ें नहीं है, तो जो सरकार को ध्यान देना चाहिए था जिन बेसिक चीज़ों की तरफ, उस पर ध्यान ना दे करके ध्यान किस पे जा रहा है? प्रचार पे, कि प्रचार सरकार का किस तरीके से हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर महिलाओं की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल करने की दिशा में अगर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो इस तरीके की घटनाएं भी बढ़ेंगी और उस पर राजनीति फिर लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति कर रही है। अगर दूसरे लोग राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप कर रहे हैं तो दूसरे भी कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए अंतर क्या है दोनों जगह, उत्तर प्रदेश की घटना में और कोलकाता की जो घटना है उसमें क्या अंतर है? कोलकाता की घटना में वहाँ का प्रिंसिपल दोषी हो सकता है, कोई भी दोषी हो सकता है, सरकार ने उस पर तुरंत एक्शन लिया। जब आंदोलन हुआ तो उससे पहले ही आपकी मांग है, हाई कोर्ट गया, सीबीआई को देना है, तुरंत जाके सीबीआई को सौंप दिया गया। यहाँ तो शव जो है वो नहीं दिया जा रहा है उसके पिता को। बिल्कुल, और आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जबरन प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार करा दिया। ये आरोप लग रहे हैं। अब प्रियंका गांधी भी इस पे सवाल पूछ रही हैं, अखिलेश यादव भी सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे हैं और मायावती भी सवाल पूछ रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की अब सहयोगी समझी जाती हैं, वो भी सवाल पूछ रही हैं। प्रियंका गांधी ने तो कल जो सवाल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा प्रियंका गांधी ने भी, और उन्होंने ट्वीट किया कि इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को ये सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं? क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं कि उसे अपनी बेटी के साथ हुए सलूक का सच पता चल सके? आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस हो, उन्नाव हो या फर्रुखाबाद, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जाती है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब महिलाएं या जो भी कमज़ोर हैं वे न्याय की आशा छोड़ दें? सवाल समीर जी अब यही उठ रहा है कि न्याय की बात जो है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने जो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी, उसमें जो न्याय के सवाल थे उसमें महिलाओं को न्याय की बात भी थी, युवाओं को महिलाओं की न्याय की बात थी, सामाजिक न्याय की बात थी, आर्थिक न्याय की बात थी और कानूनी न्याय की भी बात थी। तो न्याय का सवाल जो अब वो बड़ा होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है समीर जी कि अब ये समझा जा सकता है कि सरकार न्याय के रास्ते पर नहीं चल रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और अगर सरकार न्याय के रास्ते पर नहीं चल रही है और विपक्ष के आरोप अगर ये सच हैं, तो सरकार को ये सच साबित करना, ये बताना होगा कि वो न्याय के रास्ते पर चल रही है और न्याय देने की कोशिशें कर रही है। तो ये सवाल तमाम सरकारों से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे किसी दल की सरकारें हो, अगर महिलाओं के साथ कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और न्याय नहीं मिल रहा है बल्कि प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सवाल तो उठेंगे। लेकिन राष्ट्रपति का सिलेक्टिव होकर के सवाल उठाना वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। इसको लेकर के विपक्ष हमलावर है समीर। बिल्कुल, अगर इन दोनों फर्रुखाबाद की घटना को देखा जाए और चाहे कटनी की घटना को देखा जाए, और जिस तरह से प्रशासन की एक संवेदनहीनता दिखाई पड़ रही है कि परिजनों का आरोप है कि उनको उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और हमें पता तक नहीं चला, ये तक नहीं मालूम चला कि उनकी जान कैसे गई है और क्या हुआ उनके साथ। और बहुत सारे वो दिखा रहे हैं कि एविडेंस भी दिखा रहे हैं कि ये साफ पता लग रहा है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, ये उनके परिजनों का कहना है। उसी तरह से कटनी में जिस तरह की जो घटना हुई और उस पर कोई, या जो प्रशासन का या पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि कोई शिकायत नहीं मिली इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अपने आप में बहुत ही ये प्रशासनिक संवेदनहीनता का परिचय है। और उत्तर प्रदेश में केवल फर्रुखाबाद ही नहीं, इस तरह की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादती हुई और उसके बाद प्रशासन ने परिजनों को दबाव में लेकर या फिर उन्हें बिना बताए उनके अंतिम संस्कार कर दिए। हाथरस की घटना में भी इसी तरह हुआ था और बहुत उसको लेकर काफ़ी हंगामा मचा था। उसके बाद फिर प्रशासन बैकफुट पर आया, तमाम बातें हुई। लेकिन ये जो आरोप है कि परिजनों को उनके पता भी नहीं चलने पाता है और अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, वही घटना अब फर्रुखाबाद में हुई। और इतनी संवेदनहीन घटना के बाद कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यदि कह रही हैं कि केवल कोलकाता की घटना पर अगर वो पीड़ा जता रही हैं, तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अब इस
मामले में जो राजनीति हो रही है उस राजनीति में शायद कहीं न कहीं ये विपक्ष का आरोप है कि उसमें महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी, राष्ट्रपति महामहिम, वो भी शामिल हैं। और उनसे सवाल सोशल मीडिया पर ये पूछे जा रहे हैं कि ऐसे तमाम मामलों में उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी थी। इससे भी ज़्यादा भयावह घटनाएं हुई हैं, चाहे वो मणिपुर हो, फर्रुखाबाद हो, उत्तराखंड हो या फिर महाराष्ट्र हो, बहुत सारे राज्यों में। इस मामले में सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती का भी वही कहना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो अपना लंबा ट्वीट किया है, उन्होंने यही बात कही है कि ये ऐसी घटनाएं हैं जिन पर सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए और वो घटनाएं न होने पाएं, ऐसी घटनाएं न घटने पाएं, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यदि इस पर राजनीति होती रही तो फिर इसमें इस तरह की घटनाओं को कभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इससे अपराधियों को भी एक उनको प्रोत्साहन मिलता है कि राजनीतिक दल इस पर अपने हिसाब से प्रतिक्रिया देंगे और वो फिर किसी राजनीतिक दल को पकड़ लेंगे। जाहिर सी बात है कि ऐसे कई मामले आए भी, सामने दिखाई भी पड़े कि जिसमें राजनीतिक दलों से जुड़े लोग अभियुक्त थे या अपराधी थे, उनको बचाने की कोशिशें आखिरी समय तक की गई अमलेंदु जी। तो निश्चित तौर पर यह मामला अगर राजनीति को जाता रहेगा, और ऐसे उदाहरण कोई एक दो नहीं बहुत सारे हैं, तो फिर ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल समझिए, देखिए ये मसला राजनीति का है भी नहीं, चूँकि बुराइयाँ अगर समाज के अंदर हैं, जाहिर सी बात है कि अपराधी निकल कर कहाँ से आ रहे हैं, समाज के अंदर से ही आ रहे हैं ना। अब वो संजय घोष जो है वो समाज के अंदर से ही आया है ना, कहीं बाहर से तो आया नहीं है। तो समाज के अंदर भी इसको लेकर के सुधार कार्यक्रम होने चाहिए और परिवारों के अंदर भी परवरिश कैसी हो ये भी समझाया जाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये जिम्मेदारी समाज की भी बनती है और परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। इस तरीके के अपराधी समीर जी, ये परवरिश का भी कहीं ना कहीं दोष होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो माहौल का मतलब ये कानून बनने सब ठीक हो जाएगा। भाई कानून तो 302 का भी है, लेकिन क्या रुक गए अपराध? निर्भया के बाद कानून बना, रुक गया क्या? कोलकाता हो गया ना कोलकाता का। और जो CJ चंद्रचूड़ ने बात कही थी कि भी हम सुधार करने के लिए अगले किसी कांड का इंतजार नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है कि अगले कांड का इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन वो इंतजार नहीं कर सकते, ये तो ठीक है, इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन हम काम किस दिशा में करें? बिल्कुल सवाल ये भी है ना कि काम हम किस दिशा में करें। केवल कानून बनाना, कानून से बहुत सी चीज़ें रोकी जा सकती हैं, लेकिन कानून से समाज ठीक नहीं किया जा सकता। समाज को ठीक करना है, वो समाज सुधार के कार्यक्रम चलाने होंगे। समाज के लोग जो हैं, समाज के जिम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर की परवरिश कैसी है, इसको लेकर के लोगों को सोचना होगा, अपने परिवारों के अंदर भी ठीक चीज़ें करनी होगी। और इसीलिए तो कोलकाता की घटना पर सवाल उठ रहे हैं कि वहाँ जो घटना हुई है उस घटना में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात होनी चाहिए, लेकिन वो न्याय दिलाने का मामला कहाँ चला गया है? विरोध और प्रदर्शन, इन सब की जो डिमांड है वो क्या हो गया है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, ममता बनर्जी इस्तीफा दें। तो ममता बनर्जी इस्तीफा दें, ये उद्देश्य हो गया है विरोध का, प्रतिरोध का, और जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से अगर और जगहों पर भी देखा जाए तो जो लोग पश्चिम बंगाल में ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, वही मांग वो दूसरी जगहों पर उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी चिंता का कारण इस समय यही है। अभी अमलेंदु जी जो कह रहे थे कि ये एक समाज की भी एक उसमें जो गलतियाँ हैं और सारी चीज़ें हैं निकल कर आती हैं, तो जाहिर तौर पर ये ऐसे मसले हैं कि यदि इनको राजनीति की तरह से सामाजिक समीकरणों के हिसाब से अगर इनको जज किया जाएगा, अपराध के हिसाब से नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। और यही चिंता जो तमाम नेताओं ने जाहिर की है, चाहे वो BSP नेता मायावती हो या फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, उन सब की भी चिंता यही है कि इसको राजनीति, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इन घटनाओं को राजनीति के रूप से, राजनीति के तौर पर, विचारधारा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल समझ जो खड़गे जी जो लिख रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के भाषणों में कई बार महिला सुरक्षा पर बात कर चुके हैं, पर उनकी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा कुछ ठोस नहीं किया जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कुछ रोकथाम हो। उल्टा उनकी पार्टी ने कई बार पीड़िता का चरित्र हनन भी किया है, जो शर्मनाक है। और जो हम लोग कह रहे हैं कि खड़गे बोले BJP का शर्मनाक कारनामा, वो यही खड़गे जी इशारा कर रहे हैं, यानी साफ तौर पर कि राष्ट्रपति जी अगर चिंता जता रही हैं कोलकाता की घटना पर, तो पहलवान बेटियों के साथ दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा था
उस पर राष्ट्रपति चुप क्यों थी? क्या उनको ये जानकारी नहीं थी? मणिपुर में क्या होता है राष्ट्रपति को जानकारी नहीं थी? उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति को जानकारी नहीं है? और खड़गे जी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हर दीवार पर बेटी बचाओ पेंट करवा देने से क्या सामाजिक बदलाव आएगा या सरकारें व कानून व्यवस्था सक्षम बनेंगी? महत्वपूर्ण सवाल है समीर जी। केवल दीवारों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिख देने से ना बेटी बच जाएगी और ना बेटी पढ़ जाएगी। अगर बेटी बचाना है और बेटी को पढ़ाना है, ये सारे काम करने तो बेटी को सक्षम बनाना होगा। और बेटी सक्षम कैसे बनेगी? बेटी सक्षम तभी बनेगी जब समाज के अंदर भी सुधार हो और राजनीति में भी सुधार हो और प्रशासन में भी सुधार हो, पुलिस रिफॉर्म्स भी हो। तभी जाकर के बेटी बचेगी भी, तभी जाके बेटी पढ़ेगी। लाल किले से भाषण दे देने से बेटियां नहीं बचेंगी। वो भाषण उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात भी कही है कि इस तरह का जो उनको प्रोटेक्शन नहीं, उनको एक इकोसिस्टम चाहिए, एक सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा का माहौल चाहिए, और तभी वो उनके साथ कोई हिंसा नहीं हो पाएगी या वो अपने को हिंसा से बचा सकती हैं, शिक्षा ले सकती हैं, पढ़ सकती हैं। यहाँ तो न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं और लगातार हो रही हैं कई जगहों पर। उत्तर प्रदेश में आए दिन ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि बच्चियों ने लोगों के डर से वहाँ पढ़ाई छोड़ दी या फिर शिकायत दर्ज कराने गई, उनकी शिकायत दर्ज नहीं हुई, उस पीड़ा से या वो संघर्ष करते करते इतना परेशान हो गई कि उन्होंने बहुत खतरनाक कदम उठा लिए। तो ये इस तरह का माहौल देना होगा। कानून में धाराओं की कमी नहीं है, केवल उनके अनुपालन में सख्ती होनी चाहिए, उसमें सक्रियता होनी चाहिए। जिस चीज़ का अभाव दिखा रहा है किस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। अब ये घटनाएं हो रही हैं, इसके अलावा अमलेंदु जी एक उस खबर पर भी हम लोग एक बार फिर से जो चर्चा कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह अब उपचुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के बीच जो आपसी मनमुटाव तनाव चल रहे हैं, अभी तक तो सरकारी फैसलों को लेकर घटक दल चिंता जता रहे थे, विरोध जता रहे थे, अब सीधे तौर पर वो चुनाव में आमने सामने चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, आमने सामने लड़ने की तैयारी ही नहीं है समीर जी, बल्कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में मंत्री भी हैं, योगी सरकार में शामिल हैं, वो उनका अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, हमने इसी कार्यक्रम में चर्चा भी की थी उनकी भी दो तीन दिन पहले। उनका कहना यह है कि जनप्रतिनिधियों की बातें प्रशासन नहीं सुन रहा है और सारे फैसले सीएमओ से होते हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। और मैंने अपने समाज के लोगों से कह दिया है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, इस सिस्टम में मैं काम नहीं करा सकता। ये संजय निषाद का कहना था। अब ये कहने के बाद संजय निषाद ने सभी उपचुनाव जहाँ होने 10 सीटों पर सब जगह अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रभारी नियुक्त करने का मतलब ही समझिए ये है कि वो प्रभारी जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी वो चुनाव लेंगे और निर्देश दे दिए गए कि आपको चुनाव की लड़ने की तैयारी करनी है। अब अगर एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई टूट फूट नहीं है, तो फिर ये 10 प्रभारी नियुक्तियों को दिए गए। उधर खबरें ये भी हैं कि जो राष्ट्रीय लोकदल है वो कह रहा है उसको भी 2 सीटें चाहिए इन 10 में से। उधर सुना ये जा रहा है कि वो जो राजभर साहब हैं वो कह रहे हैं उनको भी 2 सीटें चाहिए इन 10 में से। तो 2 सीटें अगर राष्ट्रीय लोकदल को चाहिए, 2 सीटें राजभर को चाहिए और 10 सीटें अगर संजय निषाद को चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? तो यानी अब यह गठबंधन टूटने की कगार पर दिख रहा है। अब टूटेगा नहीं टूटेगा तो आने वाला समय बताएगा, अभी से इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती और हो सकता है बाद में इनका समझौता भी हो जाए, हो सकता है दबाव की राजनीति हो। लेकिन अगर समझिए ये दबाव की राजनीति भी है तो ये चीज़ें सतह पर तो आ रही है ना। क्या बीजेपी को दबाव डाला जा रहा है? अगर संजय निषाद की बात मान ली जाती है, उनको 1 या 2 सीट दे दी जाती हैं 10 पे प्रभारी बनाने के बाद, तो साफ तौर पर संदेश जाएगा कि बीजेपी दबाव में आ गई संजय निषाद के। और अगर नहीं करती है तो संजय निषाद के सामने समस्या होगी कि जब आपने अभी से प्रभारी घोषित कर दिए हैं तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो आपको सबको उतारना पड़ेगा। और फिर तब आप अगर चुनाव में उतारते हैं और बीजेपी के साथ नहीं होता तब भी एनडीए की टूटन सामने आएगी। यानी कुल मिलाकर जो राजनीति दिख रही है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ समन्वय ठीक से नहीं कर पा रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और जिस तरह से जो अमानवीय घटनाएं तमाम राज्यों में हो रही हैं, उन पर जिस तरह से राजनीतिक सोच के साथ टिप्पणियां आ रही हैं, खामोशी जताई जा रही है, अब उस मामले पर काफ़ी मुखरता के साथ राजनीतिक दलों के भीतर ही चर्चा होने लगी है कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि इसे देखा गया
तो इस तरह की घटनाएं कभी नहीं रुकेंगी, बढ़ती जाएंगी, इनको उससे बढ़ावा ही मिलेगा। अब देखना यह है कि इस पर राजनीति रुकती है, नहीं रुकती है, क्या होता है। लेकिन फिलहाल इस पर जिस तरह से बीएसपी नेता मायावती ने टिप्पणी की है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी की है, अपने आप में बहुत गंभीर है और एक सकारात्मक संदेश दे रही है कि इस मामले में इस तरह की घटनाओं को राजनीति के तौर पर नहीं, अपराध के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, तभी इन घटनाओं को रोका जा सकता है। तो अब इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं अब समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार जो तमाम अपडेट्स हैं, खबरें हैं, ताज़ा तरीन खबरें हैं, उनके लिए आप डीबी लाइव को देखते रहिए। इसके अलावा जो हमारे नियमित कार्यक्रम हैं वो चाहे 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उन्हें देखना भी न भूलें। अब समीर आत्मज मिश्र और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।